हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरसम और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की सीरीज़। इसके अंदर हम फ्लेमिंगो के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर्स पोइट्री के हैं, कुछ प्रोज़ के हैं, हम सबको देखेंगे धीरे धीरे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मैं फ्लेमिंगो मैं इसी तरह से चलूँगा। मैं एक एक चैप्टर लूँगा एक वीडियो में और आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन। मैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व नहीं करवाऊँगा। मैं ध्यान दूंगा कि आपको स्टोरी समझ में आए, उसके अंदर यूज़ हुए वर्ड्स समझ में आए, उसकी ग्रामर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें समझ में आए। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइजेज और एग्ज़ाम के लिए याद करने का काम आप खुद से कर लेंगे। तो मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा ताकि आप समझ सकें। तो किसी भी तरह का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से एंजॉय करिए, थरोली पढ़िए। देखिए, अब कंटेंट्स पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रोज़ आता है। प्रोज़ होती है बेसिकली जहाँ पर वर्ड्स राइम नहीं करते, ठीक है, कोई भी धुन नहीं बनती वर्ड्स से। वर्ड्स लिखे गए हैं नॉर्मली एक स्टोरी को कन्वे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई वर्ड्स का खेल नहीं होगा बिल्कुल भी। प्रोज़ में केवल स्टोरी लिखी गई है। तो प्रोज़ में हमारे पास पहले नंबर पर आता है द लास्ट लेसन, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में इसके आगे वाली हम स्टोरीज़ कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला है लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडे। इनके बारे में भी मैं अभी थोड़ा बताऊंगा जब एक्चुअली इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, जो कि अब से थोड़ी देर बाद। और उससे पहले हम थोड़ी सी क्विकली नज़र मारते हैं कि है क्या क्या। लॉस्ट स्प्रिंग ये लिखी है अनीस जंग ने। उसके बाद डीप वाटर विलियम डगलस, द रैट ट्रैप सेल्मा लेगरलॉफ, इंडिगो लुइस फिशर, पोइट्स एंड पैनकेक्स अशोकामित्रन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास द इंटरव्यू, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने और दूसरा एक इंटरव्यू है अम्बर्टो एको के साथ। तो को राइट किया होगा अम्बर्टो एको ने और जो इंटरव्यूअर हैं कह सकते हैं उन्होंने, क्योंकि कुछ बातें इंटरव्यूअर ने बोली और कुछ बातें अम्बर्टो एको ने, तो उन्होंने हूबहू वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो द इंटरव्यू में डाली है। उसके बाद है गोइंग प्लेसेस, ये लिखी है AR बार्टन ने। ये तो आपका हो गया प्रोज़ वाला सेक्शन। अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री होती है एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, प्रोज़ को हिंदी में बोलते हैं गद्य, ठीक है। और अगर प्रोज़ का छोटा सा एक्सर्प्ट आता है, छोटा सा हिस्सा आपके क्वेश्चन पेपर में कभी आया होगा, तो उसमें लिखा होता है गद्यांश, ठीक है, यानी कि गद्य का अंश, अ पार्ट ऑफ प्रोज़। और इसी तरह से पोइट्री होती है पद्य। और इसी अगर पोइट्री में से कुछ लाइंस निकाल के आपको एज अ पैराग्राफ दे दी जाए क्वेश्चन में, तो उसको बोलते हैं पद्यांश, यानी कि पद्य से निकाला हुआ अंश, ठीक है। ये बात हो गई पोइट्री की। तो पोइट्री बेसिकली होती है जिसके अंदर वर्ड्स राइम बनाते हैं, है ना। जैसे क्राई, फिर नेक्स्ट लाइन में अगर उसी के साथ राइम करना है तो फ्राई। इस तरह से जो लिखा हुआ होता है जिसमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, नपी तुली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नपे हुए वर्ड्स यूज़ करते हैं। कि अगर पहली लाइन में 5 या 6 वर्ड्स हैं तो कोशिश करें कि सेकंड लाइन में भी 5 या 6 वर्ड्स हों। इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स को राइम करने के या वर्ड्स को नाप तोल कर लिखने के। तो वो सारे आते हैं पोइट्री के अंदर, वो सारे कविता के अंदर आते हैं। इसको कविता भी बोलते हैं और गद्य भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। 5 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में। पहली है माय मदर एट 66, जो कमला दास ने लिखी है। दूसरी है कीपिंग क्वाइट, जो पैब्लो नेरूडा ने लिखी है। तीसरी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। चौथी ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और पांचवी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो लिखी है एड्रियन रिच ने। तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी होपफुली। चलिए, तो पहला हम अपना शुरू करते हैं प्रोज़ का द लास्ट लेसन। ये पूरी वीडियो द लास्ट लेसन पर होगी। उसके बाद जैसे जैसे हम सब्सिक्वेंट वीडियोस लाते रहेंगे इसके बाद, तो हर वीडियो में एक एक चैप्टर, एक एक प्रोज़ या एक एक पोइट्री लेकर बात करेंगे। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस डॉडे
देखिए इनको डॉडे प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर टी साइलेंट है, ठीक। और इन बेसिकली ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, तो इनका फ्रेंच में नेम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आपके लिए सिंपली अल्फोंस डॉडे इनका नाम है। 1840 में इनकी बर्थ हुई थी और 1897 में डेथ, यानी कि 1840 से 1897 तक ये रहे थे। वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज़ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। जिन लोगों को हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है वो जानने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रूशिया वाला रीजन क्या था। एक्चुअली प्रूशिया एक रीजन हुआ करता था जिसके अंदर कई सारे नेशंस आया करते थे। अब प्रूशिया नहीं है क्योंकि वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ बस गई हैं कई सारी, पर प्रूशिया के रीजन में क्या क्या आते थे यहाँ लिखा हुआ है। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। तो प्रूशिया और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुई थी, उसको बोलते हैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और प्रूशिया के अंदर कौन कौन से नेशंस आते थे, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती थी, वो हैं जर्मनी, पोलैंड और कुछ कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से। ये बात हो गई। और ये वॉर कब से कब तक चली, 1870 से 1871 तक 2 साल की ये वॉर चली। और इस वॉर के दौरान ही इस स्टोरी को लिखा है राइटर ने। अब अल्फोंस डॉडेट ने और भी कई सारी बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, पर सबसे ज़्यादा फेमस यही है, द लास्ट लेसन। इवन कुछ अकाउंट्स मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पर पढ़े थे, तो वहाँ लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटेड स्टोरी है। आई थिंक इसको मोर देन 100 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इन चाइना। जो अगर आपको थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बारे में मालूम हो, तो चाइना में ऑटोक्रेटिक रिजीम है, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की है, वहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है और वहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं है। इवन वहाँ पर भी ये स्टोरी ट्रांसलेट करके पढ़ाई जाती है कुछ कुछ जगहों पर, कुछ स्कूल्स में। तो अब जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आप हैरत करेंगे कि चाइना में ये कैसे पढ़ाई जा सकती है। अभी आपको नहीं मालूम चलेगा कि चाइना में पढ़ाई तो कौन सी बड़ी बात है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। पर देखते हैं जैसे जैसे मैं स्टोरी आपको समझाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात चल रही है। तो वापस आते हैं बुक में। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सासे एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। देखिए वॉर में क्या होता है, जब भी कंट्रीज़ लड़ती हैं आपस में तो क्या होता है, कुछ कुछ टेरिटरी कब्ज़ा करना चाहती हैं, यानी कि एक दूसरे की ज़मीन हथियाना चाहते हैं जो भी नेशंस आपस में लड़ रहे होते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो वॉर में क्या खबर आती है कि यूक्रेन का इतना हिस्सा रशिया के कंट्रोल में आ गया, तो रशिया की आर्मी यहाँ तक घुस आई। या क्राइमिया को 2014 में एनेक्स किया था रशिया ने, एनेक्स मतलब अलग कर लिया था, यानी कि रशिया में मिला लिया था क्राइमिया को भी, जो पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। तो ये सारे जो होते हैं ये वॉर में होता है। वॉर में एक दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाता है, उसी की वॉर चलती है। ठीक है, आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर देख लीजिए, कश्मीर को लेकर जो चल रही है, तो वो भी टेरिटोरियल वॉर है। तो मोस्टली वॉर्स टेरिटोरियल होती हैं। टेरिटोरियल मतलब ज़मीन पर कब्ज़ा करने की लड़ाई होती है। तो यहाँ भी यही हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सासे, अब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 शहर थे, अल्सासे और लोरेन। तो अल्सासे और लोरेन प्रूशियन हैंड्स में चले गए थे, यानी कि प्रूशिया ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम इस स्टोरी को पढ़कर ये फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ के स्कूलों पर क्या असर पड़ा। जो फ्रांस में नॉर्मल स्कूल लाइफ चलती थी, उस स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ा इस वॉर का। ठीक है, मान लीजिए आप अपने शहर में बैठे हैं, इमेजिन करिए, और अचानक से किसी दूसरे कंट्री की मिलिट्री आपके शहर में घुस आए, तो क्या आपकी लाइफ नॉर्मल रह जाएगी, है ना। एक पल के लिए ख़ुद को रशियन या ख़ुद को यूक्रेन का बंदा मान के चलिए और सोच के देखिए कि वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। ठीक, तो उसी तरह से इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा आपके माइंड में। अब थोड़ी थोड़ी पिक्चर बनना चालू हो गई होगी
कि किस बारे में ये लिखी गई है। एक छोटा सा सेक्शन आपको दिया है यहाँ, नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर जो इसी टेक्स्ट में आएंगे, यानी स्टोरी में आएंगे ये सब। तो इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो शायद इतने अच्छे से दिमाग में ना बैठें। तो जब ये स्टोरी के बीच में आएंगे ये फ्रेजेस या वर्ड्स, तो मैं उसी टाइम पर इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब पहली लाइन पढ़ते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. I started for school very late that morning. तो नरेटर बोल रहे हैं, जो ये स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने स्कूल के लिए बहुत लेट शुरू किया था उस मॉर्निंग। शुरू किया था मतलब मैं घर से बहुत लेट निकला था अपने स्कूल के लिए उस सुबह, जिस सुबह की ये स्टोरी है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड होता है फियर। ठीक है, आप चाहें तो एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, इसको वीडियो को देखते देखते जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको पहले से आते हों, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ जो मैं मानता हूँ कुछ टफ़ वर्ड्स आएंगे बीच बीच में, उनके मीनिंग्स आप एक जगह लिस्ट डाउन करते हुए चले, जिससे आपको रेफरेंस में बाद में आसानी हो। तो ड्रेड का मतलब होता है डर, फियर। ठीक है, तो उनको फियर था, ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किस बारे में? ऑफ अ स्कोल्डिंग। स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू रिप्राइमेंड समवन। ठीक है, किसी को डांटना, किसी भी बात को लेकर उसको बोलते हैं स्कोल्ड। तो इन्हें डर किस बात का लग रहा था? डांट खाने का डर लग रहा था, जो अक्सर हमें लगता है जब भी हम स्कूल में जाते हैं। और दो या तीन रीज़न्स की वजह से ही हमें डर लगता है। या तो जो टीचर ने याद करने को दिया है वो याद नहीं किया होता हमने, या हम लेट स्कूल पहुंचते हैं, या हमने कुछ ना कुछ शैतानी कर दी होती है, या तो बातें कर रहे थे बैक बेंच पर बैठकर, कुछ इस तरह का होता है जिनकी वजह से हमें डर लगता है कि टीचर अब पक्का डांटेगा। तो इस तरह से नैरेटर को भी डर लग रहा था स्कोल्डिंग का, एस्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participles। और स्पेशली इस बात को लेकर डर लग रहा था कि हमारे टीचर ने हमें पार्टिसिपल्स की तैयारी करने के लिए दिए हैं। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक होता है जो आपने पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर, बिकॉज यू आर इन 12th, सो आई होप कि आपने पढ़ा ही हो पार्टिसिपल्स। और एम हैमल नाम है उनके टीचर का। तो एम हैमल से डांट खाने का डर लग रहा था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, उनके टीचर ने कहा था कि कल को तुम सब का मैं पार्टिसिपल्स पर टेस्ट लूँगा, यानी कि पार्टिसिपल्स सुनूंगा मैं तुमसे और याद करके आना है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मुझे उनका एक शब्द भी नहीं आता था। पार्टिसिपल्स रत्ती भर भी मुझे नहीं आते थे, तो इसीलिए नैरेटर डरा हुआ था कि डांट पड़ेगी। दो रीज़न से, लेट हो गए, और एक तो लेट है ही स्कूल के लिए पहले ही, तो लेट पहुंचेंगे इस बात की भी डांट पड़ेगी, और याद करके नहीं आए इस बात की भी डांट पड़ेगी। ठीक है, या पड़ सकती है। तो दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से नैरेटर डरे हुए हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि भाग जाऊँ, स्कूल बंक कर दूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा कि यार घर से बाहर टाइम बिताते हैं। घर से बाहर यानी कि स्कूल से भी बाहर, मतलब जब आप बंक करते हैं तो घर से तो निकलते हैं स्कूल के लिए, पर स्कूल नहीं पहुंचते एक्चुअली। तो यहाँ एक पल के लिए नैरेटर को ख़याल आया कि आज स्कूल बंक कर देते हैं। ठीक है, ख़याल आया, अभी बंक नहीं करा है उन्होंने। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और उस दिन बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, तो वार्म भी था दिन वो, और ब्राइट भी था। The birds were chirping at the edge of the woods। तो बर्ड्स चर्प कर रही थी। चर्प मतलब बर्ड्स की साउंड होती है चर्प करना, जैसे हम कैट्स के लिए म्याऊ यूज़ करते हैं, डॉग्स के लिए बाक यूज़ करते हैं, इसीलिए इसी तरह से बर्ड्स के लिए चर्प यूज़ करते हैं। तो बर्ड्स चर्प कर रही थी, चहचहा रही थी चिड़ियाँ, एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स होता है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर कई सारे घने पेड़ हों। ठीक है, आप कहेंगे ये तो जंगल होता है सर, तो जंगल होता है
ये जंगल नहीं होता। देखिए जंगल और वुड्स में क्या फ़र्क है। जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है, एक पूरी दुनिया बनाता है अपने आप में ही, जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। ये होता है फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसी फॉरेस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए जिसमें पेड़ तो बहुत सारे हैं पर वो अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है, यानी कि वहाँ नदियाँ नहीं हैं, पहाड़ नहीं हैं, तो ये कहलाता है वुड्स, ठीक है। तो वहाँ पर वुड्स थे, पेड़ थे कई सारे घने घने बीच बीच में। तो उन वुड्स के एज पर, यानी कि उन पेड़ों पर बैठकर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड थी बैक ऑफ द सॉमिल। पहले सॉमिल समझेंगे तो सॉमिल के पीछे सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। पर सॉमिल क्या है? देखिए सॉमिल एक फैसिलिटी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर लकड़ी को काट कर यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है। ऐसा मान लो कि जंगल है, जंगल से वुड कटर्स ने लकड़ी काटी, है ना, उसके बेस से लकड़ी काट के पेड़ गिराया, तो वो पेड़ गिर कर वहाँ सॉमिल्स में जाता है। उन सॉमिल्स में उनकी छटाई कटाई होती है और उनको एज अ टिम्बर, एज अ लंबर यूजेबल फॉर्म में बनाकर आउटपुट निकाला जाता है। फिर वो सिटीज़ में चले जाते हैं, जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद लेते हैं। वो होती है सॉमिल। तो एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे एक ओपन फील्ड थी, खुला मैदान था। वहाँ पर क्या हो रहा था? प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रूशिया के सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आपने देखा कि ये फ्रांस की सिटी का वाक़या है, लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स किसके हैं? प्रूशिया के। इसका मतलब प्रूशियन सोल्जर्स ने इस सिटी को कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। तो अब लाइफ नॉर्मल नहीं बची यहाँ से, वॉर सिचुएशन में हैं ये लोग, तो वैसे भी लाइफ नॉर्मल नहीं है। और अब प्रूशियन सोल्जर्स भी घुस आए हैं, तो लाइफ कितनी अलग हो जाएगी देखिए अब। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो ड्रिल देखने में बड़ा मज़ा आता है। आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर परेड्स होती है, तो हम सबको उन परेड्स को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। हम चाहते हैं कि रियल में देखें, अक्सर हम नहीं देख पाते रियल में, और वीडियो में ही देख के संतुष्ट होना पड़ता है। पर रियल में किसी भी आर्मी को मार्च करते हुए देखना या ड्रिल करते हुए देखना बहुत टेम्पटिंग होता है। टेम्पटिंग मतलब इनवाइटिंग होता है, वो हमें अपनी तरफ बुलाता है। वो इतना अट्रैक्टिव होता है वो ड्रिल करना, सबका सिंक में चलना, मार्च करना, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था। और पार्टिसिपल्स के तो रूल्स से बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। पार्टिसिपल्स के रूल्स कहाँ, बोरिंग से ग्रामर, और ये कितना टेम्पटिंग, कितनी मज़ेदार ड्रिल चल रही है। इट वॉज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, इन्वाइटिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाऊँ। टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना मतलब कि आप मान लीजिए आप गुज़र रहे हैं मार्केट से और आपको बहुत शानदार कोई सूट दिखाई दिया जिसके ऊपर आपका दिल आ गया, ठीक है, लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, अभी आप नहीं ख़रीद सकते वो सूट, तो आप क्या कहेंगे कि चलो बाद में ख़रीद लूँगा। आप अपने दिल को समझा कर वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो यू आर रेजिस्टिंग योर टेम्पटेशन। आपकी टेम्पटेशन कहती है कि ले ले सूट, ठीक है, पर आप कहते हैं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद ले लेंगे, है ना, जब हमारी प्रायोरिटीज़ सब फुलफ़िल हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए अभी आपको एक न्यू फ़ोन लेना है, उसके लिए आप मनी कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी आप सूट लेंगे तो फ़ोन में डिले हो सकता है। बात समझ आई? तो कह रहे हैं कि जो प्रूशिया के सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो बड़ी मज़ेदार थी और पार्टिसिपल्स के बोरिंग रूल्स से तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। लेकिन मैंने उस चीज़ को रेजिस्ट किया, मैंने वो टेम्पटेशन को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी से जल्दी से स्कूल चला गया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। और जैसे ही मैं टाउन हॉल से होकर गुज़रा, टाउन हॉल एक शहर के बीच में एक मेन हॉल होता है जहाँ जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो इकट्ठा होती हैं। एक तरह से सिटी का सेंटर समझ लीजिए। जो मेन चौराहा होता है किसी शहर का, या किसी शहर की जो मेन ग्राउंड होती है जहाँ बहुत सारे बड़े इवेंट्स होते हैं, उनको बोल सकते हैं टाउन हॉल। ज़रूरी नहीं कि हर शहर में एक डिफाइंड टाउन हॉल हो, पर अक्सर होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में होते हैं।
तो टाउन हॉल से पास हुए नैरेटर, जैसे ही पास हुए उन्होंने क्या देखा, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ जमा थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ जमा हो रखी थी। बुलेटिन बोर्ड होता है एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर कोई ना कोई मेन नोटिस लगाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, तो आपके स्कूल में कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कन्वे करनी होती है प्रिंसिपल को या टीचर्स को, तो वहाँ पर एक नोटिस लगा देते हैं। बुलेटिन बोर्ड को आप नोटिस बोर्ड भी समझ सकते हैं। तो नोटिस बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई थी, यानी कि कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई तो अनाउंसमेंट हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब देखिए, कोई भी अच्छी खबर आए या कोई भी बुरी खबर आए, सारी खबरें वहीं से आती हैं, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप ये ध्यान में रखते हुए चलिए कि ये कहानी लिखी है 1870 में। तो उस टाइम पर आपके पास ना तो फ़ोन हुआ करते थे, ना टेलीविज़न था, ना इंटरनेट था, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिजिटल नहीं थी। ठीक है, आई थिंक रेडियो होगा, पर आई डाउट इट कि रेडियो भी शायद हो इस ज़माने में। और रेडियो होगा भी तो वाइड स्प्रेड नहीं था, हर एक के पास नहीं था। तो जो शहर की जो मेन खबरें हुआ करती थी वो या तो न्यूज़पेपर या इन बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू ही आया करती थी। ठीक है, न्यूज़पेपर भी वाइड स्प्रेड नहीं थे 1870s के आसपास, आई थिंक आ चुके थे तब तक, नो डाउट, पर इतना वाइड स्प्रेड नहीं थे। ठीक है, वाइड स्प्रेड मतलब हर एक के पास नहीं पहुंच सकते थे वो न्यूज़पेपर्स, हर एक ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। तो जो राइटर बोल रहे हैं, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से हमारी सारी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट है, हमें 2 मिनट में कोई भी न्यूज़ फ़ोन में पता चल जाती है। इवन अखबार आने से पहले ही हमें न्यूज़ पता चल जाती है, क्योंकि अखबार आता है एक दिन बाद, पर न्यूज़ इंस्टेंटली हमें अपने फ़ोन पर मिल जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, ये फ़ोन्स वाला ज़माना नहीं है, वो वाला दौर नहीं है। तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड से ही सारी खबरें आया करती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो जंग हम हारे हैं, जो बैटल्स हम हारे हैं, वो भी, उनकी खबर भी यहीं से आया करती थी कि फ़्रांस की आज ये सिटी पर प्रूशिया ने कब्ज़ा कर लिया, आज फ्रांस इधर हार गया, आज उधर हार गया। इस तरह की जो न्यूज़ हुआ करती थी वो भी यहाँ से आती थी। द ड्राफ्ट ड्राफ्ट देखिए, ड्राफ्ट किस सेंस में यूज़ हुआ है। ड्राफ्ट होती है द फर्स्ट कॉपी ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे मान लो कोई राइटर एक नावल लिखे, तो वो पहली बार में ही तो नहीं लिख देगा नावल, वो पहली बार में एक रफ़ ड्राफ्ट लिखेगा, एक ऐसी स्टोरी लिखेगा जिसको बाद में एडिट किया जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। लेकिन यहाँ ड्राफ्ट का क्या मतलब है, यहाँ ड्राफ्ट है ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आती है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। तो सरकार ने कोई अनाउंसमेंट करी कि भाई राशन कम है वॉर की वजह से, तो सब लोग कम कम में गुजारा करें, या इतने दिन राशन पानी नहीं मिलेगा, इस तरह की मतलब अच्छी बुरी कोई भी जो खबर होती थी वो ड्राफ्ट के थ्रू आती थी। और ड्राफ्ट भी कहाँ लगते थे, बुलेटिन बोर्ड पर। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो मिलिट्री के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, अगर उनकी तरफ से कोई ऑर्डर आया है तो वो भी इसी बोर्ड के थ्रू आता था। मान लो कि आर्मी लड़ रही है इस टाइम, और आर्मी में अचानक से जवानों की कमी हो गई, अचानक से मिलिट्री पर्सनल की कमी आ गई, कुछ लोग मर गए या बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो आम आदमी से क्या कहा जाएगा कि प्लीज़ आप में से जो भी एबल हों और जो आना चाहते हों वो वॉलंटरीली मिलिट्री में शामिल हो सकते हैं सेना की कमी पूरी करने के लिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस तरह के भी सर्कुलर्स निकलते हैं वॉर के टाइम में, क्योंकि आम लोगों से भी कहा जाता है कि जो यंग लोग हैं, जो एबल बॉडीड हैं, जो जंग में लड़ सकते हैं और लड़ना चाहते भी हैं, ठीक है, विलिंग हैं, वो आ सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का सपना होता है आर्मी में जाने का, पर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो एक उनके लिए ये गोल्डन चांस बन जाता है वॉर के टाइम में। तो कमांडिंग ऑफिसर वाले मतलब एक तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब उस बुलेटिन बोर्ड से आती थी, अच्छी बुरी हर तरह की खबर यहीं से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब मैंने खुद से ही सोचा, मन ही मन में मैंने खुद से ये सवाल किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। मतलब वहाँ से टाउन हॉल से गुजर रहे थे तो वहाँ रुके नहीं वो बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड पे देखा कि भीड़ लग रही है, पर
इतना टाइम नहीं था कि बोर्ड पर कौन सी न्यूज़ है ये देखने के लिए रुके, लेकिन उन्होंने सोचा ज़रूर। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी खबर हो सकती है, अब क्या बला आ गई, अब कौन सी बुरी खबर आ गई। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैंने हरी करा वहाँ से जाने के लिए, तेज़ी से बढ़ा मैं आगे, तेज़ मैं जा सकता था, क्योंकि मन में तो अभी वही है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ का जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो लोहे को ठोक पीट कर उसको शेप देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, लोहार। तो उसका नाम था वॉचटर, ठीक है, ये वॉचटर नाम है ब्लैक स्मिथ का। हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस। देखो एक वर्ड है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला। आप देखते होंगे अक्सर कि डॉक्टर्स के अंडर कुछ लोग काम करते हैं, है ना, काम करते करते सीखना चाहते हैं कि क्लिनिक किस तरह से चलाना है। या कोई भी स्किल्ड पर्सन देखो, उनके अंडर कुछ यंगस्टर्स ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ यंग लोग जो अभी अभी फ्रेश कॉलेज से निकल कर आए हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो उन ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को बोलते हैं अप्रेंटिस, है ना, हिंदी में बोल सकते हैं चेला। तो यहाँ ब्लैक स्मिथ है, कई सालों से काम कर रहा होगा लोहारी का। तो एक नया जो इंसान आएगा लोहारी में, इस फील्ड में, तो वो किसी ना किसी लोहार के अंडर काम करेगा कुछ महीने या कुछ साल, ये सीखेगा सारी स्किल्स, उसके बाद वो ट्रेन हो जाएगा एक फुल फ्लेज्ड ब्लैक स्मिथ बनने के लिए। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो वो जो ब्लैक स्मिथ था वॉचटर, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था वहाँ पर, अपने चेले के साथ, और वो भी बुलेटिन रीड कर रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, है ना। जैसे ही उसने मुझे देखा वहाँ से गुजरते हुए, उसने मुझे आवाज़ लगाई, कॉल करा, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे डियर इतनी तेज़ तुम मत जाओ। क्यों मत जाओ? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल आराम से पहुँच जाओगे, स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है, बहुत सारा वक्त है स्कूल पहुँचने के लिए। अब क्यों है, उसने ऐसी बात क्यों बोली, वो देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो नैरेटर ऐसा बोलते हैं कि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कौन? वो ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वॉचटर। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जैसे ही मैं एम हैमल के गार्डन तक पहुंचा, तो मैं मेरी सांस फूल रही थी। यानी कि जब आप कहीं पर तेज़ी से चलकर पहुंचते हैं तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, हाँफते हैं कुछ देर तक। तो यही हालत हो गई थी नैरेटर की। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब यूजुअली मतलब नॉर्मल दिनों में जब स्कूल स्टार्ट हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था, हलचल हुआ करती थी, बहुत भाग दौड़ रहती थी, दौड़ धूप रहती थी लोगों की, कोई आता था कोई जाता था। बसल का मतलब होता है हैफर्ड वे में मूव करना, या बहुत एनर्जेटिक वे में मूव करना। तो आप देखते होंगे कि जैसे ही स्कूल का टाइम शुरू होने वाला होता है, मान लीजिए स्कूल 9 बजे से स्टार्ट है, तो 8:45 से या 8:50 से जो भीड़ तेज़ी से चलना शुरू होती है स्कूल की तरफ, वही होती है बसल। या फिर छुट्टी के टाइम पे आप देखते होंगे, छुट्टी के बाद जब रश होता है बच्चों का घर जाने के लिए, वो भी कह सकते हैं बसल। तो यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बसल हुआ करती थी, बहुत हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और वो गली जो गली है बाहर, स्कूल के बाहर, वो वहाँ तक सुनाई जाती थी उस हलचल का शोर जो है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और डेस्क का खुलना और बंद होना। अक्सर आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में इस तरह की डेस्क होती हैं कि उनको खोलो और उनमें एक स्पेस दिया होता है, उस स्पेस में आप बुक्स एंड कॉपीज रख कर उसको बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाता था, वो डेस्क खुलती और बंद होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स यूनिसन में रिपीट होते थे। यूनिसन का मतलब होता है इन द सेम टोन, ठीक है। या मान लीजिए कि सब लोग किसी एक चीज़ पर एग्री कर रहे हैं, उसको भी यूनिसन बोल सकते हैं। कोई सारे लोग एक साथ सेम तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे अगर कोई नारेबाजी करते हैं प्रोटेस्ट में, तो सब लोग एक ही नारा लगाते हैं, ठीक है, या तो किसी के लिए जिंदाबाद या मुर्दाबाद या कुछ भी। तो जब सब लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं यूनिसन। तो टीचर जब बच्चों से लेसन रिपीट करवाता है, तो वो सबसे कहता है कि सब एक साथ रिपीट करो मेरे पीछे पीछे।
तो इसलिए लिखा है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, और बहुत शोर से बोलते थे बच्चे, लेसन्स को रिपीट करते थे तो बहुत लाउड आवाज़ आया करती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ कहाँ होते थे, हमारे कानों के ऊपर होते थे ताकि हम अच्छे से सुन सकें। कानों के ऊपर क्यों होते थे, क्योंकि शोरगुल इतना होता था कि कानों पर हाथ रखने ही पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जब भी बच्चे शोर किया करते थे तो टीचर का जो रूलर था, रूलर मतलब वो डंडा, वो स्केल जो था, वो अचानक से टेबल पर मारते थे, रैप करते थे, ठीक है, उसकी भी आवाज़ें आया करती थी। तो ये सारा जो मंजर बताया है ये नॉर्मल डेज का है, ये आज का नहीं है। ये नॉर्मल दिनों में जब स्कूल लगा करता था तो उन दिनों में कैसा होता था, ये उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, ठीक है, अगली ही लाइन में आ गया, लेकिन अब नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत पड़ा था। स्कूल आज भी लगा था पर सब कुछ शांत पड़ा था। शांत क्यों पड़ा था? आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो राइटर बता रहे हैं कि जब भी मैं लेट हो जाया करता था, मैं क्या करता था, मैं उस कमोशन का सहारा लेता था अपनी डेस्क तक जाने के लिए। कमोशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। कमोशन होता है एक शोरगुल। जैसे ही जब स्कूल लगने वाला होता है तो बहुत हल्ला होता है, बच्चे अपनी अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसी हल्ले का सहारा लेकर ये अपनी डेस्क तक पहुंच जाते थे विदाउट बीइंग सीन, ताकि उनको कोई देखे नहीं, टीचर को ये ना पता चले कि ये लेट आए हैं क्लास में, और वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठ भी जाते थे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन कुछ अलग था। वो दिन ऐसा था जैसे संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग को अक्सर क्या होता है, स्कूल बंद होते हैं, तो कोई भी शोर शराबा आपको स्कूल के पास नज़र नहीं आता। अक्सर ये होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द संडेज को स्कूल बंद रहता है। तो यही बता रहे हैं वो राइटर कि एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ ऐसा लग रहा था, इतना शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और विंडो से मैं क्या देखता हूँ, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की में झांक कर मैं देखता हूँ। अभी क्लास नहीं पहुँचे, अभी खिड़की से अपनी क्लास देख रहे हैं, हो सकता है किसी ऊपर वाले फ्लोर पे हो, सेम फ्लोर पे हो, पर अभी खिड़की से देख रहे हैं। आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स तो पहले से बैठे हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल क्या कर रहे हैं, ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन। वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब ये नहीं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अप एंड डाउन मतलब रूम में आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। अगर कोई बोले वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट, तो आप क्या समझेंगे कि गली में वो आगे और पीछे जा रहा है। पहले गली पूरी उधर तक जा रहा है गली में, फिर वहां से वापस आ रहा है चलता हुआ, फिर जा रहा है ना। ये अक्सर हम कब करते हैं, व्हेन वी आर वेटिंग ऑफ समथिंग, जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं या किसी टेंस्ड सिचुएशन में होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस में वी वॉक अप एंड डाउन, हम चक्कर लगाते हैं इधर से उधर टू गेट आवर बॉडी मूविंग। विद हिज टेरिबल आयरन रोलर, तो उनका जो टेरिबल आयरन रोलर था, टेरिबल मतलब थोड़ा सा डरावना, खौफनाक, आयरन रूलर लोहे का स्केल, लोहे का रूलर, अंडर हिज आर्म तो अपनी बगलों के नीचे ऐसे दबाकर और आगे पीछे टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और उस दिन थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुआ राइटर को। क्यों? क्योंकि उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलना पड़ा, मजबूरी में खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा क्लास में चल के, है ना। बिफोर एवरीबडी का ये मतलब नहीं है कि सबसे पहले मैं पहुंच गया। बिफोर एवरीबडी मतलब सब लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी और मैं सबसे लेट घुस रहा था और सबकी नज़रों के सामने था मैं। आई वॉज बिफोर एवरीबडी, ठीक है, सबकी नज़रों के सामने मैं अंदर आया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे मेरे चेहरा कितना लाल पड़ गया होगा, है ना। चेहरा लाल पड़ने को ही क्या बोलते हैं, ब्लश। तो ब्लश अक्सर जब करते हैं जब कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, कोई ऑकवर्ड मोमेंट होता है, या अगर आप इंट्रोवर्ट हैं
और आप एक्सट्रोवर्ट सराउंडिंग्स में चले जाएं या किसी नए इंसान के सामने आपको लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा शर्मा जाएंगे, शाय हो जाएंगे और आपके चेहरे पर ब्लड रश करने लगता है। ठीक है, तो उसी की वजह से चेहरा लाल पड़ जाता है और उसी को बोलते हैं ब्लश। तो राइटर बोल रहे हैं यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने ब्लश किया होगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था। फ्राइट का मतलब होता है डर, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। तो कितना डरा हुआ था मैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब एम हैमिल ने मुझे नहीं डांटा। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। तो एम हैमिल ने मुझे देखा, ही सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत काइंडली कहा, बहुत नर्म लहजे से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तुम अपनी जगह पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आज। तो एम हैमिल गुस्से में नहीं है आज, बहुत शांत स्वभाव में है, अच्छी टोन में है, और क्या बोल रहे हैं कि हम अगर तुम आज नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना भी आज शुरू कर देते क्लास। अब देखिए आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और बैठ गया अपनी डेस्क पर जाकर। बेंच के ऊपर से क्यों कूदा, उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Not till then, और अभी तक नहीं नोटिस किया था ये बात, है ना, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही ख्याल था कि एम हैमिल कहीं डांट ना दे। अभी तक एम हैमिल क्या पहने हुए थे इस पर ध्यान नहीं गया था राइटर का। ठीक है, राइटर का अब ध्यान जाता है, क्या बोलते हैं, When I had got a little over my fright, और जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद डिड आई सी, तब मैंने देखा, सिर्फ तब। ठीक है, उससे पहले नहीं देखा था। नॉट टिल देन डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और क्या देखते हैं कि हमारे टीचर ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, बड़ा शानदार और सुंदर कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी फ्रिल्ड शर्ट है, वो ऐसी शर्ट पहने हुए हैं जो काफ़ी डेकोरेटेड है। आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरह की होती है फ्रिल्ड शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा उन्होंने काले रंग का सिल्क का कैप पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो जो उनकी कैप थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई हो रखी थी उस पर। कढ़ाई क्या होती है, बेसिकली किसी भी फैब्रिक के ऊपर दूसरे कलर धागों से जब कोई इमेज बनाई जाती है या कोई फूल पत्ती का डिज़ाइन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो कपड़ा एम्ब्रॉयडर्ड था उनका, जो ब्लैक सिल्क कैप थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी। दैट ही नेवर वोर, जो उन्होंने कभी नहीं पहनी, एक्सेप्ट, और क्योंकि वो रेयर ओकेजन्स पे पहनते थे, तो कब कब पहनते थे, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, तो वो इंस्पेक्शन वाले डेज में पहनते थे उन कैप्स को, जो ब्लैक कैप थी एम्ब्रॉयडर्ड, या फिर प्राइज वाले दिनों पे, मतलब स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, रोज नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. देखो यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रेंज और एक वर्ड है solemn. स्ट्रेंज ज़्यादातर को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, ठीक है, और solemn का मतलब होता है सीरियस। नॉट मतलब मजाक में नहीं, जब कोई सीरियस होता है तो उसको बोलते हैं solemn। ठीक है, तो बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा और क्या नोटिस करा उन्होंने, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। उस दिन स्कूल लगा तो था, स्कूल में लोग तो मौजूद थे, लेकिन वो हलचल नहीं थी जो रोज़ होती है स्कूलों में। उस दिन स्कूल बहुत सॉलेम था, अजीब सा बिहेव कर रहा था, स्ट्रेंज था और सॉलेम था, बड़ा सीरियस माहौल था स्कूल में उस दिन। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. और यहाँ से देखो स्टोरी का मज़ा आना शुरू होता है। यहाँ स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है। अभी तक तो सारी बातें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अब एक ऐसी डिटेल दे दी हमें राइटर ने जो नॉर्मल नहीं है। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है असल, वो यहाँ से होती है
तो क्या बोलते हैं, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मतलब राइटर बोल रहे हैं वॉज टू सी, तो राइटर क्या देखते हैं, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलमोस्ट एम्प्टी, उन बैक बेंचेस पर जो हमेशा खाली रहा करती थी, कौन था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह वो भी बैठे थे, यानी कि वो भी पढ़ने आए थे। ऐसा पहली बार हुआ होगा शायद इनकी लाइफ में, नैरेटर की लाइफ में, कि गांव के लोगों को भी उन्होंने क्लासरूम में बैठे हुए देखा। अक्सर क्या होता है कि क्लास में बच्चे आते हैं और जितनी स्ट्रेंथ होती है उतने बच्चे नहीं आते, तो पीछे की कुछ बेंचेस खाली रह जाती हैं, बैक बेंचेस एक दो खाली रह जाती हैं, या जो बैक बेंचेस पे बैठना चाहते हैं वो बैठ जाते हैं। पर अक्सर अगर सब लोग आगे आगे आकर बैठे हैं तो बैक बेंचेस खाली रहती हैं। लेकिन आज क्या हुआ था, वो बैक बेंचेस भी भरी हुई थी, और उसमें कौन बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे क्वाइटली, चुपचाप। ओल्ड हॉजर थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, तो एक गांव वाले थे, उनका नाम था हॉजर, और वो 3 कॉर्नर वाली हैट पहने हुए थे, एक ट्राइंगुलर शेप में, मान लो आप, मैं फोटो दिखा दूंगा स्क्रीन पर। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर का मतलब होता है पिछला, ठीक है। तो जब किसी की सर्विस को लेकर फॉर्मर यूज होता है, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फॉर्मर का मतलब है कि पहले वो सर्व कर चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, पर अब नहीं है, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड आपने देखा होगा एक्स, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पर एक्स की जगह एक ही अच्छा वर्ड है फॉर्मर। तो फॉर्मर मेयर थे वहाँ के, पहले जो मेयर रह चुके हैं वो भी आए हुए थे वहाँ, बैक बेंचेस पर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे। पोस्ट मास्टर वही होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम संभालते हैं, उनको बोलते हैं पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और काफ़ी ज़्यादा और भी लोग आए हुए थे जो वहीं पर ही सब बैठे थे लाइन से। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। अब क्यों उदास था ये देखते हैं। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब यहाँ देखो, ये आप पिक्चर बनाने की कोशिश करना अपने माइंड में, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, पहले समझते हैं प्राइमर क्या है। तो प्राइमर होती है, एक बुकलेट को बोलते हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि जब बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही होती है तो कौन सी बुक सबसे पहले लेते हैं, वो जिसमें ABCD लिखी होती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो वो वाली जो बुक होती है उस बुक को बोलते हैं प्राइमर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक इंट्रोडक्टरी बुक को हम प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। प्राइमर का मतलब ये होता है कि प्राइमर पहले लगा, जैसे पेंट में प्राइमर क्या होता है कि पहले दीवार पर प्राइमर लगा होना चाहिए, उसके बाद हम पेंट करेंगे तो पेंट मजबूत रहता है, उसकी फाउंडेशन अच्छी होती है। ऐसे ही किसी भी इंसान को जब हम कुछ सिखाते हैं तो पहले उसकी बेसिक नॉलेज उसको देते हैं, उसकी ABCD हम किसी भी चीज़ की सिखाते हैं, उसके बाद उसको मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हॉजर के हाथ में एक पुरानी प्राइमर थी, पुरानी किताब थी, जिसमें वो फ्रेंच अल्फ़ाबेट होंगे लिखे हुए, क्योंकि ये फ्रांस की कहानी है, ठीक है। थम्ब्ड एट द एजेस, और एजेस से थम्ब हुई हुई थी वो। आपने देखा होगा जब कोई किताब पुरानी सी हो जाती है तो उसके किनारे मुड़ने लगते हैं, उसके किनारे ख़राब होने लगते हैं, उस पेज के, बुक के किनारे, ठीक है। तो आपको उसकी हालत देख के ही पता चल जाएगा कि ये पुरानी बुक है। तो थम्ब्ड एट द एजेस मतलब कि उसकी एजेस पर इतनी बार थंब लगा है लोगों का पलटते में कि वो ख़राब हो गई है, वहाँ से वो प्राइमर ख़राब हो गई थी, ओल्ड प्राइमर थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और हॉजर ने उसको अपने घुटनों पर खोल रखा था, नीचे खोल रखा था, जैसे हम अक्सर नीचे डेस्क के नीचे बुक खोल लेते हैं ताकि टीचर को ना दिखाई दे और हम देख लें। तो कुछ इस तरह से हॉजर ने अपने घुटनों पर वो किताब रखी हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, ठीक है, स्पेक्स होते हैं, देखो स्पेक्स भी यहीं से आया है, स्पेक्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म है स्पेक्स। तो उनके बड़े बड़े चश्मे थे, बहुत बड़े बड़े फ्रेम वाले चश्मे होंगे। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, तो पेजेस के ऊपर रखे थे वो चश्मा।
वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। और अब राइटर बोल रहे हैं कि जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि भैया ये चल क्या रहा है, बूढ़े बूढ़े लोग आके बैठे हैं और वो ABCD की किताब लेके आए हैं फ्रेंच अल्फ़ाबेट की, तो ये चल क्या रहा है। M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said। तो जब राइटर इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तभी क्या होता है, एम हैमल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं एंड इन द सेम ग्रेव, माउंटेड हिज चेयर मीन्स चेयर पे बैठ गए, ठीक है, बहुत कस के जम के बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मतलब वेरी सीरियस, और जेंटल आपको पता ही है नर्म, तो बहुत सीरियस भी थे पर गुस्से में नहीं थे, नर्म टोन में बात कर रहे थे। ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी टोन में जिस टोन में अभी इन्होंने फ्रांस को डांटा था, यानी कि राइटर को डांटा था, या बोला था कि हम तुम्हारे बिना भी आज क्लास शुरू कर देते, तो उसी टोन में क्या बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जास एंड लॉरेन। तो बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं। बर्लिन क्या है, कैपिटल है जर्मनी की, तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आए हैं, टू टीच ओनली जर्मन। अब ऑर्डर आए हैं कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी किसी भी स्कूल में, कहाँ पर, एल्जास और लॉरेन, इन दो रीजन्स में जहाँ अभी अभी प्रूशिया ने कब्जा करा है, तो वहाँ पर अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में इसको एल्सासे बोल दिया था, बट मैंने उसके बाद प्रोनाउंसिएशन इसका लुकअप किया तो एल्जैस प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो आप भी एल्सासे ना बोलकर एल्जैस बोले, ठीक है। तो एल्जैस और लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया मास्टर कल से आएगा, मतलब जो जर्मन पढ़ाएगा, क्योंकि एम हैमल को तो फ्रेंच आती है, जर्मन तो आती नहीं है, तो जर्मन पढ़ाने वाला जो न्यू मास्टर है वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। हम फ्रेंच आखिरी बार पढ़ रहे हैं इस स्कूल में, या एटलीस्ट मैं आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्टोरी का मूड बनना शुरू होता है। स्टोरी में कल्चरल एलिमेंट कितना गहरा है, यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि किसी भी एक कल्चर की पहचान या किसी एक कंट्री की पहचान सिर्फ उसके लोगों से नहीं होती, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की जो है उनकी सोशल लाइफ है, इन सब चीज़ों से एक कल्चर डिसाइड होता है। तो एक कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उन लोगों की लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज छीनी जा रही थी फ्रेंच लोगों से, उनके ऊपर ज़बरदस्ती जर्मन थोपी जा रही थी। जर्मन लोग आ रहे थे वहाँ पर, जर्मन सोल्जर्स, आपको पता है कि प्रूशिया के सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, तो यहाँ पर नया ऑर्डर लेकर आ रहे थे। वो नया ऑर्डर क्या था कि फ्रेंच अब से बंद हो जाएगी सारे स्कूलों में और जर्मन पढ़ाई जाएगी अब से, ठीक है। तो जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर इन्वेड करती है, कब्जा करती है, तो वो यही चाहती है अक्सर कि हम अपना कल्चर उनके ऊपर थोपें, अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज उनके कल्चर को ख़त्म कर दें, नलीफाई कर दें, ठीक है। यहाँ तक आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। What a thunderclap these words were to me। और ये वर्ड्स मुझे इस तरह से लगे जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, ठीक है। अगर आप उस सिचुएशन में खुद को रख के देखेंगे कि आपकी कंट्री के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है और अब आपकी ही लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ते हैं यहाँ पर, और कल से दूसरे कंट्री के सोल्जर्स आ जाएं, चाइनीज़ सोल्जर्स घुस आए इंडिया में, गॉड फॉरबिड, तो और उसके बाद वो कहें कि अब से सिर्फ चाइनीज़ ही पढ़ाई जाएगी सारे स्कूलों में और इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो सोचिए आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर पड़ेगा, किस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर होगी। तो वही राइटर को फील हो रही है इस टाइम, ऐसा लग रहा है कि राइटर के ऊपर बिजली गिर गई हो। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो उसको याद आया, ओ तेरी, जो टाउन हॉल पे नोटिस लगा हुआ था वो ये वाला नोटिस था कि आज से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन विल बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अचानक से नरेटर को याद आया कि ओहो, टाउन हॉल पे वो वाला नोटिस लगा हुआ था जो बर्लिन से आया है ऑर्डर, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन।
अब देखो आगे लिखते हैं माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब आपके पास कई सारे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने टाइम पर फ्रेंच नहीं सीखी थी। तो बोलते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है ये। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वाई का मतलब ये है कि मैंने सीखी नहीं, ठीक है, और मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी लिखनी नहीं आती, इस बात का अफसोस हो रहा है। फ्रेंच उन्हें बिल्कुल भी लिखनी नहीं आती थी उस टाइम पर। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सीखनी है। ये उस टाइम पे उनका ख्याल था, लेकिन कितना गलत ख्याल था ये अभी देखेंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था उसी टाइम पर। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा था, मैं बहुत अफसोस महसूस कर रहा था इस बात पर कि मुझे अपने लेसन्स सीख लेने चाहिए थे, और मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे। यानी कि फ़्रेंच नहीं सीखी। जिस टाइम पर एम हैमल पढ़ाते थे, लोगों से कहते थे कि ध्यान दो, उस टाइम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और इस बात के लिए भी सॉरी फील कर रहे हैं कि जिस टाइम एम हैमल का लेक्चर चल रहा होता था, ये क्या करते थे, चिड़ियों के अंडे हंट करने में लग जाते थे, वहाँ बर्ड्स एग्स ढूंढने निकल जाते थे। यानी कि बेसिकली खेलने निकल जाते थे ये क्लास बंक करके। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और या तो कहाँ चले जाते थे, सार नदी पर स्लाइडिंग करने। सार एक नदी है जो फ्रांस और जर्मनी दोनों से होकर बहती है। बेसिकली बॉर्डर पर ही है ये नदी, और ये स्लाइडिंग करने जाते थे वहाँ पर। अब स्लाइडिंग के बहुत सारे मीनिंग्स इंटरप्रेट हो सकते हैं, बिकॉज ओरिजिनली ये स्टोरी फ्रेंच में लिखी गई थी। तो ये इंग्लिश में जो लिखा है स्लाइडिंग, ये ट्रांसलेशन है फ्रेंच का। तो स्लाइडिंग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं आप कि कायाकिंग होती है, बोटिंग होती है, या वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। पानी से, रिवर से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें से कोई भी स्लाइडिंग हो सकता है। तो बेसिकली ये नदी पर खेलने निकल जाते थे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप। मेरी किताबें, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो, जो कुछ टाइम पहले तक मुझे बोझ लगती थी, बर्डन लगती थी, अजीब सी लगती, मतलब अननेसेसरी लगती थी। न्यूजेंस मतलब बाधा डालना, किसी के काम में रुकावट डालना। तो ऐसा लगता था कि कहाँ ये ज़बरदस्ती मुझे किताबें थोप दी गई हैं मेरे ऊपर। कुछ टाइम पहले तक ऐसे लगता था। सो हैवी टू कैरी, और ये तो हर स्टूडेंट का दुख है कि उन्हें इतनी ढेर सारी किताबें लाद कर स्कूल ले जाना पड़ता है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी ग्रामर होती थी, वो भी मुझे भारी लगती थी। कितनी मुश्किल होती है इंग्लिश ग्रामर, सभी हेट करते हैं ग्रामर को, टू बी ऑनेस्ट। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और हिस्ट्री की किताबें पढ़ते थे हम, साधु संतों के बारे में पढ़ते थे जो पहले ही मर चुके कई साल पहले। तो उस टाइम पर उन्हें हिस्ट्री लर्न करने का, ग्रामर लर्न करने का, किताबें पढ़ने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आता था। तो इसीलिए उनको न्यूजेंस लगती थी ये चीज़ें, बाधा, रुकावट, ठीक है, या बेसिकली ऐसी चीज़ जो आपको नापसंद हो। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वही किताबें मेरी पुरानी दोस्त बन गई थी, जो मैं गिव अप नहीं कर सकता था, दैट आई कुडेंट गिव अप। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और एम हैमल की भी अगर हम बात करें, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यही सोच कर ही मैं परेशान हो रहा था कि अब वो जाने वाले हैं, ही इज़ गोइंग अवे। ये उनका आखिरी लेसन है, ये पढ़ा कर वो पता नहीं हम कब मिलें दोबारा से, या एम हैमल दोबारा फ्रेंच कभी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हो सकता है कि एम हैमल को हम कभी ना देखें। इसका रीज़न क्या है कभी ना देखने का? जब भी वॉर होती है तो उन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है जो उस कल्चर को बचाने में लगे होते हैं। तो यहाँ एम हैमल की एक ऐसी इमेज है कि वो ट्रू पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं, अपनी कंट्री फ्रांस की कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन भी उन्हें ही झेलनी पड़ेगी, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जर्मनी का उनको ही झेलना पड़ेगा, और जर्मनी वाले उनको सबसे पहले पकड़कर जेल में डालेंगे।
या गायब करवा देंगे। इस तरह की चीज़ें वॉर में कॉमन होती हैं। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो ये बात सोच कर कि एम हैमल अब कभी भी जा सकते हैं, हो सकता है कि ये आखिरी मुलाकात हो हमारी, तो इन सब की वजह से मैं ये भूल गया उनके रूलर के बारे में, जिससे वो अपनी सख्ती दिखाते थे टेबल पर मारकर, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने क्रैंकी थे। यहाँ क्रैंकी पागल वाले सेंस में यूज़ हुआ है, यानी कि किसी का एक ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल ना हो और अजीब सा बिहेवियर हो, है ना। जैसे कई सारे टीचर्स होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, बिना बात के या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उनको, तो इस तरह के लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है क्रैंकी। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि क्रैक है, पागल है, तो ये वही वाला क्रैंकी है। तो मैं ये सारी चीज़ें भूल गया कि वो कितने क्रैंकी हैं, और उनके रूलर के बारे में, क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम अब आ गई थी कि हो सकता है हम उनको कभी ना देखें दोबारा। पुअर मैन, बहुत पुअर मैन गरीब आदमी नहीं, मतलब बेचारा, ठीक है। पुअर मैन मीन्स बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और ये इस लास्ट लेसन के ऑनर में इन्होंने संडे वाले क्लोथ्स पहने थे, मतलब अपने स्पेशल जो इन्होंने ग्रीन कोट और हैट और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट ये सब चीज़ें पहनी हुई थी, ये एक लास्ट लेसन के लिए रेस्पेक्ट में पहनी थी, आउट ऑफ ऑनर पहनी थी, क्योंकि वो एक ऐसा लेसन देने जा रहे थे जो आखिरी हो सकता था उनकी लाइफ का। तो इसीलिए वो पूरी तैयारी से, पूरे ऑनर के साथ उसको परफॉर्म करना चाहते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ आया कि वो जो ओल्ड मैन थे, गांव के जो बूढ़े लोग थे, वो क्यों बैठे थे वहाँ क्लास के पीछे, ठीक है। इन द बैक ऑफ द रूम मतलब बैक बेंचेस पर क्यों बैठे थे वो। तो अब सारी कहानी समझ में आ गई कि इवन बूढ़े लोग भी एम हैमल को रेस्पेक्ट देने के लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी भर में फ़्रेंच नहीं सीख पाए या उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब एम हैमल लास्ट लेक्चर ले रहे हैं फ़्रेंच का, तो बेसिकली ये फ़्रेंच को ज़िंदा रखने की बात कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ सब लोग उनकी रेस्पेक्ट में आए हैं। आउट ऑफ रेस्पेक्ट एवरीबडी इज़ हेयर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। और ये इसलिए भी है क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, जैसे मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, इसी तरह से ये गांव के बड़े बूढ़े लोग भी सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और उनको इस बात का अफसोस था कि वो स्कूल नहीं जा पाए या ज़्यादा स्कूलिंग नहीं ले पाए। हो सकता है कि कोई बचपन में 1-2 साल के लिए स्कूल गया हो और फिर वो स्कूल नहीं गया हो। तो ये हुआ। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, शुक्रिया बोलने का। अ, अब लोग एक एक करके आके थैंक यू बोलते, तो उससे बेहतर क्या है कि लोग उनकी क्लास लेने ही पहुंच गए। जो लास्ट लेसन था फ्रेंच का वही लेने पहुंच गए, टू पे रेस्पेक्ट, टू पे ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ये उनका तरीका था अपने मास्टर को शुक्रिया बोलने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और उन्होंने 40 साल फेथफुली सर्व किया, 40 साल तक स्कूल में पढ़ाते रहे, लोगों को एजुकेट करते रहे। तो इस बात के लिए सब गांव के लोग शुक्रिया बोलने आए थे। एंड ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और उस कंट्री के लिए रेस्पेक्ट शो करने आए थे जो अब उनकी नहीं रही थी, दैट वाज देयर्स नो मोर। क्योंकि अब जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था, प्रूशिया ने कब्ज़ा कर लिया था, तो इसीलिए अब वो कंट्री आज़ाद नहीं रही थी, या एटलीस्ट वो हिस्से अल्ज़ेस और लॉरेन वाले हिस्से जिन पर अभी मिलिट्री आ गई थी, वो आज़ाद नहीं थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी मैंने सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। और ये मेरी टर्न थी रिसाइट करने की। रिसाइट का मतलब होता है बेसिकली रीडिंग करना। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जब इंग्लिश की स्टोरी पढ़ाई जाती है, तो क्या करते हैं कि सब बच्चों से बोल दिया जाता है कि एक एक करके आप एक एक पैराग्राफ पढ़ो। तो पहले फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर उसके बाद वाला सेकंड पैराग्राफ पढ़ेगा। तो इस तरह से एक एक पर्सन रिसाइट करता चला जाएगा। रिसाइट का मतलब उच्चारण है। तो जब हम स्टोरी को रीड अलाउड करते हैं,
ठीक है, बोलकर ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रिसाइट। तो जब मेरी टर्न आई रिसाइट करने की, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं what would I not have given, और मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया होता to be able to say that dreadful rule, और उस टाइम पर मैं वो रूल बोलना चाहता था पार्टिसिपल का, जो मैं पहले नहीं सुनाना चाहता था या पहले मैंने कभी याद नहीं करा था। लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी एम हैमल से कि मैं वो पार्टिसिपल के रूल बताना चाहता था वेरी लाउड एंड क्लियर, और बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लियरली सबको बोलकर बताना चाहता था एंड विदाउट वन मिस्टेक। ठीक है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन क्या हुआ कि मैं पहले ही वर्ड में लड़खड़ा गया, मिक्सड अप हो गया एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। फिर अक्सर होता है कि जब मान लीजिए कोई चीज़ आपको आती तो है, लेकिन जैसे ही टीचर ने आपको कहा कि स्टैंड अप, खड़े होकर बताओ, तो वैसे ही आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वर्ड्स भूल जाते हैं। आप उस टाइम पर वर्ड्स नहीं निकलते। तो कुछ वही सिचुएशन राइटर की हुई, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने की। ठीक है, मैं थोड़ा शर्मिंदा भी था कि मैं पार्टिसिपल के रूल्स याद करके नहीं आया। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। तो तभी मैंने एम हैमल को कुछ बोलते हुए सुना। क्या बोल रहे थे वो मुझसे? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड मतलब डांटना, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू मीन्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, तो कहते हैं फ्रेंड्स, छोटे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें भी बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा ही है, यही सिचुएशन हो गई है अब। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और हर दिन हम खुद से यही कहते रहे, अरे हाँ छोड़ो अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, जैसे हम टाइम की कीमत नहीं करते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, और टाइम निकल जाता है। मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम के लिए 1 साल है, तो आप सोचते हैं कि अरे छोड़ो अभी कौन पढ़ रहा है, अभी तो 1 साल है, और वो देखते ही देखते 1 साल भी निकल जाता है। और फिर आप सोचते हैं कि काश थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिला होता पढ़ाई करने के लिए, पर आपको जितना टाइम मिला था वो मोर देन इनफ था, पर आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। तो यही बात एम हैमल बोल रहे हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुमने भी खुद से यही कहा था ना कि बहुत समय है अभी तो सीख लेंगे फ्रेंच, आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं ये कल सीख लूँगा। लोग कल के ऊपर टाल देते हैं चीज़ों को। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज देख लो क्या हालत हो गई, क्या सिचुएशन हो गई। सिचुएशन क्या हो गई कि हमें आखिरी लेसन लेना पड़ रहा है फ्रेंच का, और वो भी जर्मन कंट्रोल्ड फ्रांस में। ठीक है, जब हमारे पास वक्त था तो हमने फ्रेंच लैंग्वेज की, अपने कल्चर की कदर नहीं करी, और आज हम सब रेस्पेक्ट देने आए हैं इस आखिरी लेसन में। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्जास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और पूरे अल्जास के साथ यही बीमारी है, यही ट्रबल है, क्या कि वो अल्जास के सारे लोग हर काम कल पे टाल देते हैं। पुट ऑफ मतलब टाल देना, ठीक है, टू डिले द वर्क। तो पुट ऑफ का मतलब है डिले करना, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हर कोई ये चाहता है कि आज ना सीख के कल सीख लूँ, आज तो अभी एंजॉय कर लूँ। तो आज आज करते करते ही, कल कल करते करते ही टाइम निकल जाता है। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? और now these fellows out there, और अब ये जो fellows हैं out there, मतलब ये जर्मन सोल्जर्स की बात हो रही है, या जर्मन लोगों की। तो ये जो fellows हैं, ये जो लोग हैं बाहर, will have the right to say to you, अब इनको कहने का हक मिल जाएगा। the right to say मतलब कहने का हक, ठीक है, right मतलब हक। तो अब इनको ये कहने का हक मिल जाएगा, हाउ इज़ इट, ये कैसा हुआ, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम प्रिटेंड तो करते हो कि तुम फ्रेंच हो, मतलब तुम
दिखाते तो ऐसा हो, दिखावा तो ऐसा करते हो कि तुम हो फ्रांस के, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम्हें खुद की ही भाषा लिखनी और बोलनी नहीं आती, तो किस तरह के फ्रेंचमैन हो तुम। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन हाँ, तुम सबसे बदतर नहीं हो फ्रांस, बेचारे फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। कह रहे हैं कि तुम सबसे बदतर नहीं हो, तुमसे भी गए गुजरे लोग हैं जो इस क्लास में बैठे हैं, और हमें क्या करना चाहिए? वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच। हमें खुद की बहुत सारी निंदा करनी चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। देखो, रिप्रोच का मतलब होता है जब आप किसी से डिसअपॉइंटेड होते हो और उन्हें डिसअप्रूव करते हो। बेसिकली डांटना भी कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली डांटना नहीं हुआ, डांटने के लिए वर्ड स्कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ रिप्रोच मतलब किसी का तिरस्कार करना, किसी की निंदा करना, किसी को बेइज्जत करना एक तरह से। जैसे जब टीचर बोलते हैं कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो सबके सामने बेइज्जती महसूस होती है, वो होता है रिप्रोच। तो कहते हैं कि हमें खुद को रिप्रोच करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। और तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे कि तुम्हें सिखाएं। ठीक है, देखिए, किसी भी बच्चे की लर्निंग कहाँ से शुरू होती है? उसके पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पर जोर देंगे, तवज्जो देंगे, तो बच्चा भी अच्छा एजुकेटेड होता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी भी गलती नहीं है, यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स की ज़्यादा गलती है। वो इतना परेशान नहीं हुए थे एजुकेशन को लेकर या तुम्हारी लर्निंग को लेकर जितना उन्हें होना चाहिए था। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। और उन्होंने क्या प्रेफर किया, क्या बेहतर समझा कि तुम्हें काम पर लगा दें, एक फार्म पे तुम्हें लेबर या मजदूरी का काम थमा दें, और एट द मिल्स या फिर मिल्स पर, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और पेरेंट्स अक्सर लालच में आ जाते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लेगा अगर बच्चा पढ़ने वाली उम्र में भी काम कर लेगा, पर एक्चुअली वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम एजुकेशन की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, उस टाइम पर स्टूडेंट को चीज़ें सीखनी होती हैं, समझना होता है कि दुनिया काम कैसे करती है, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और अगर वो उसी एज में लेबर करना शुरू कर दे, तो फिर उससे वो अपॉर्चुनिटी छिन जाती है कि वो खुद को एजुकेट कर पाए और अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले पाए। हो सकता है कि वो थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा ले अपने बचपन के दिनों में, पर वो पूरी ज़िंदगी भर अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी होती है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, पर एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनने के लिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनने के लिए। तो आप अच्छे फ़ैसले तभी ले पाएंगे अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में, जब आप एजुकेटेड होंगे। और एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि स्कूल जाकर एजुकेशन ले ली। बहुत सारे लोग हमने हिस्ट्री में ऐसे देखे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, देवर सेल्फ एजुकेटेड, तो उन्होंने खुद को ही पढ़ाया। पर मेन बात यह है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स अगर इस बात पे जोर दें बचपन में कि तुम काम करके लाओ, थोड़े पैसे कमा कर लाओ, तो वो अपने ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स कुछ सालों के लिए सैक्रिफाइस कर लें, एक अच्छी लाइफस्टाइल को सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो बच्चे आने वाली पूरी जनरेशन को सुधार देते हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। ठीक है, एजुकेशनली, फाइनेंशियली। तो यहाँ यही बात बोल रहे हैं एम हैमल, इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और एम हैमल बोलते हैं और मैं, मेरी बात कर रहे हो तो मुझ पर भी ब्लेम जाना चाहिए। किस बात का ब्लेम जाना चाहिए, ये देखिए। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें मेरे गमलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा था? जब मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, जब मुझे तुम्हें लेसन्स देने चाहिए थे, तो उस टाइम पर मेरी भी गलती रही। मैंने क्या करा? मैंने तुम लोगों को फालतू के काम करने के लिए भेज दिया। ठीक है, यानी कि इधर उधर के काम करने के लिए भेज दिया, पर मेन काम क्या होना चाहिए था मेरा? कि मैं तुम्हें बैठाकर पढ़ाता, फ्रेंच लेसन्स देता। पर ये मेरी भी गलती है, तुम इसका ब्लेम मुझ पर डाल सकते हो। एंड व्हेन आई वांटेड टू डू एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और एम हैमिल अपनी भी गलती कबूल करते हैं, बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं था कि जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था, मछली का शिकार करने के लिए जाना होता था, तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था। मैं तुमसे कहता था कि आज की छुट्टी है,
आज नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे तो छुट्टी के लिए तरसते हैं, है ना? बच्चे चाहते ही हैं कि टीचर बोल दे किसी तरह कि आज पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाए। टीचर के लिए बहुत आसान है ये कहना कि आज की छुट्टी है और बच्चे एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका खुद का ही लॉस है एक दिन ना पढ़ने में। लेकिन टीचर को तो ये बात मालूम है ना, टीचर इज़ मैच्योर एनफ, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करे। तो यही एम हैमिल हमें नसीहत दे रहे हैं, ये बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एम हैमिल की आदत थी कि एक बात करते करते दूसरी बात पे आ जाते थे, है ना? अचानक से टॉपिक्स जंप करने लगते थे। तो अभी ये बात कर रहे थे और फिर अब अचानक से दूसरी बात करने लगे। क्या बोलने लगे? एम हैमिल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े एम हैमिल और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। क्या बात करी देखते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये बोला उन्होंने कि ये सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। देखिए थोड़ा सा मैप स्टडी कर लेते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है। मेनली फ्रांस का मैप दिखाया है आपको, आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्रांस का मैप है। अब देखिए फ्रांस के इस हिस्से में, मैं इधर इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, इस हिस्से में आप देख सकते हैं यहाँ लोरेन है, ये एल्सेज है, ठीक है, ये स्ट्रासबर्ग, मतलब यहाँ ये देखो यहाँ जर्मनी शुरू हो जाता है, ये जर्मन टेरिटरी शुरू हो जाती है और ये है फ्रांस का हिस्सा। तो इधर से जर्मनी ने अटैक किया होगा, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि इस तरफ से जर्मनी ने अटैक किया होगा और यहाँ बॉर्डर से लोरेन और अल्ज़ेस जो बॉर्डर के सबसे करीब वाले सिटीज़ हैं पहले उन पर कब्ज़ा किया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये कैपिटल है पेरिस और ये बाकी सिटीज़ हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर यूके शुरू हो जाता है, इंग्लिश चैनल है ये बीच में, इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर इटली, स्विट्ज़रलैंड। तो ये बेसिकली यूरोप में आते हैं, ये सारे कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये हो गई मैप की बात। उसके बाद और ये मैप कौन सा है? 1870-71 का है, ठीक है। अब कंडीशंस कुछ कुछ चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ, बॉर्डर्स चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे वॉर्स होती हैं। तो ये उस टाइम का मैप है, अब थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि जर्मनी ने कितना कब्ज़ा किया था फ्रांस को और फ्रांस ने कितना वापस ले लिया था बाद में। इन सब चीज़ों के बेसिस पर बॉर्डर्स चेंज हो सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हैमिल यही बोलते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक इंसान के इमोशंस होते हैं कि उनको अपनी लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज लगती है, क्योंकि असल में हर लैंग्वेज ही अपने आप में ब्यूटीफुल होती है। जो किसी लैंग्वेज को डीपली समझता है उसको वो लैंग्वेज खूबसूरत लगने लगती है, ठीक है। तो कहा जाए तो हर लैंग्वेज अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज किसी दूसरे पे थोपे तो ये भी गलत है, ठीक है। सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस से प्यार करें, वो अच्छी बात है, एक दूसरे को अपनी लैंग्वेजेस शेयर करें, कल्चर शेयर करें, पर किसी पर फोर्सिबली थोपना इज़ टोटली रॉन्ग। तो बताते हैं एम हैमिल कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और ये सबसे क्लियर लैंग्वेज है, बहुत साफ शब्दों में हर चीज़ बयान हो जाती है फ्रांस में, फ्रेंच लैंग्वेज में, द मोस्ट लॉजिकल, और ये सबसे लॉजिकल लैंग्वेज भी है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसको हमें अपने अंदर बचा कर रखना है, गार्ड करना है। तो एम हैमिल कहना चाह रहे हैं, अभी मैं ये पूरा कर दूं फिर बताता हूँ, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी भूलना नहीं है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को एनस्लेव किया जाता है, देखो मैं ये बात बताने वाला था, यही बात आ गई। तो एनस्लेव का मतलब होता है स्लेव बनाना, किसी को बंदी बना लेना।
जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्ज़ा करेगी, इन्वेड करेगी, तो वहाँ के लोगों को या तो कैदी बना लेगी, ठीक है, 2 कंडीशंस दी जाती हैं, या तो जो हम शर्त रख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो, या फिर जेल जाने के लिए या बंदी बनने के लिए तैयार रहो। तो 2 चीज़ें होती हैं। एनस्लेव जब किया तो ये बता रहे हैं एम हैमल कि जब लोगों को एनस्लेव किया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, होल्ड फास्ट मतलब कस के पकड़ कर रखना, तो जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज को कस के पकड़ के रखते हैं, दे हैव द की दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास अपनी प्रिजन मतलब जेल, कैद खाना, तो उनके पास अपने प्रिजन की चाबी होती है। प्रिजन की चाबी क्यों होती है? अब देखिए, ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर हाँ, इसको समझना पड़ेगा कि देखिए, जब भी आपको कोई फ़ोर्स करे कोई दूसरा काम करने के लिए जो आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप रेज़िस्ट करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई दूसरी कंट्री वाले कब्ज़ा कर लें हमारे ऊपर, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो अगर इंडिया पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो क्या होगा कि वो अपनी लैंग्वेज लेकर आएँगे, अपना कल्चर लेकर आएँगे और हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे फ़ोर्सिबली, ठीक है। तो जितने रूलर्स आते हैं, जितने डायनेस्टीज़, एम्परर्स, सब अपना लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपना रिलीजन साथ में लेकर आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर पसंद है तो एक्सेप्ट करो, नहीं पसंद है तब भी एक्सेप्ट करो, और अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जेल जाओ या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं तो ये उनको मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं एम हैमल। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस अ लेसन, तो उन्होंने फिर एक ग्रामर की किताब खोली और हमें एक लेसन सुनाया। उस ग्रामर की किताब से एक लेसन पढ़ाया हमें। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और फिर नैरेटर बोल रहे हैं और मैं चौंक गया ये देखकर कि कितनी आसानी से मुझे समझ में आ रही है वो फ्रेंच, जो मैंने इतने सालों में नहीं सीखी, वो एक दिन में समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर था, प्रेशर नेगेटिव वाला नहीं था, पॉजिटिव प्रेशर था कि हमें अपनी लैंग्वेज पकड़ कर रखनी है, हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी है। तो इसलिए पूरी शिद्दत के साथ उस लेक्चर को सुन रहे थे सब लोग। तो इसीलिए जो जो एक एक वर्ड एम हैमल बोल रहे थे वो क्लियरली सबको समझ आ रहा था। तो खुद अमेज़ हो गए राइटर कि इतनी आसानी से कैसे मैं समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, और जितनी बात भी एम हैमल बोल रहे थे वो सब आसान लग रही थी, सब आसान लग रही थी, मतलब बहुत ईजी थी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी भी होती है, जब आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरा फोकस लगा देते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली में खुद में मुश्किल नहीं थी, वो बहुत आसान बन जाती है, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल और आसान कब होती है? मुश्किल जब होती है जब आप उसे करना नहीं चाहते और ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन आसान कब बन जाती है वही चीज़? जब आप उसको करने में मज़े ले रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, तो ये चीज़ हो जाती है ईज़ी। यही कुछ हो गया था आज। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much patience। और राइटर बोल रहा है आई थिंक टू, और मुझे ऐसा भी लगता है कि 2 बातें हैं कि मुझे इतने अच्छे से फ्रेंच समझ आ रही थी उस दिन, फ्रेंच लेसन्स। पहली बात तो ये कि मैंने इतनी केयरफुली कभी नहीं सुना था, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, है ना। मैं खेल कूद में लगा रहता था क्लास के दौरान, तो मैंने इतनी अटेंशन के साथ, इतना शांत होकर, इतना चुपचाप बैठकर केयरफुली कभी नहीं सुना था। एक रीज़न तो ये है कि अच्छे से समझ में आ रही थी, और दूसरा रीज़न क्या है? एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और दूसरा रीज़न ये भी है कि एम हैमल ने खुद ने इतनी पेशेंस के साथ, इतने सब्र के साथ कोई चीज़ कभी एक्सप्लेन नहीं करी थी। एक्सप्लेन अच्छे से करते थे वो पहले भी, लेकिन आज जिस क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस शांत स्वभाव के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, वो पहले कभी नहीं करी थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लग रहा था, almost as if the poor, और लगभग लगभग ऐसा ही लग रहा था। कैसा लग रहा था?
दैट द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और ये बेचारा आदमी हमें वो सारी चीज़ें देकर जाना चाहता है जो ये जानता है, जो ये जितनी बातें इसको मालूम है ये हमें वो बातें बताना चाहता है जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ये चाहता है, यानी कि एम हैमिल के बारे में बात हो रही है, तो नैरेटर बोलते हैं कि एम हैमिल चाहते हैं कि जाने से पहले ये सारी नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथी लोगों को, अपने फ्रेंच मैन को, अपने कंट्री मैन को दे जाऊं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और जब ग्रामर का लेसन पूरा हो गया उसके बाद हमने क्या करा, राइटिंग में एक और लेसन लिया, लिखवा कर देखा एम हैमिल ने कुछ। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, फ्रांस एल्जेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे फ्लैग्स पूरे रूम में फ्लोट कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं वो पूरे रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, और हमारे डेस्क के ऊपर एक रॉड थी, उस रॉड से वो टंगे हुए थे। तो एल्जेस ऑफ फ्रांस का फ्लैग होगा, और ये दिखाने के लिए कि देशभक्ति अभी ज़िंदा है। हम फ्रेंच मैन हैं और हमेशा फ्रेंच मैन ही रहेंगे, चाहे हमें कोई बंदी बना ले, चाहे हमारे ऊपर कोई कब्ज़ा कर ले या हमारे देश में आकर रहने लगे, पर हम अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. You ought to have seen, और ये मंज़र देखने लायक था, आपको देखना चाहिए था ये मंज़र, वहाँ मौजूद होने चाहिए आप इस मंज़र को महसूस करने के लिए। To see how everyone was set to work, और ये देखने के लिए कि किस तरह से सब लोग काम कर रहे थे। And how quiet it was, देखिए जब सब लोग काम करने लगते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती है क्लास, क्योंकि सब अपने काम में बिज़ी होते हैं और बात करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब कोई काम नहीं कर रहा होता तो बातें चलती हैं, तो शोरगुल की आवाज़ आती है, शोर होता है क्लास में। लेकिन क्वाइटनेस बता रही थी कि जो लेसन दिया गया है उन लोगों को, पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी तवज्जो देकर वो लोग उस लेसन को कर रहे हैं। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, तो क्लास में केवल एक साउंड आ रही थी, और वो साउंड कौन सी थी, पेन पेपर के ऊपर घिसने वाली साउंड, स्क्रैचिंग। जब आप किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं, घिसते हैं, तो जो साउंड आती है वो इमेजिन कर सकते हैं आप। ये अक्सर एग्ज़ाम हॉल्स में देखा जाता है कि जब सब साइलेंट होता है तो केवल पेन घिसने की आवाज़ आती है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ बीटल्स उड़कर अंदर आ गए। बीटल्स छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का भी ध्यान उन बीटल्स पर नहीं गया, क्योंकि सब लोग इतना बिजी थे अपने काम को लेकर, इतना सीरियस हो गए थे उस दिन अपने फ्रेंच के लेसन्स को लेकर, कि क्लास में और क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और छोटी सी भी अटेंशन नहीं दी, हल्की सी भी अटेंशन। जैसे कोई मक्खी मच्छर आ जाता है तो आप अचानक एकदम इधर उधर तो देख लेते हैं ना, एक सेकेंड के लिए, पर इन लोगों ने वो अटेंशन भी नहीं दी। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और ये लोग उन फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे। यहाँ फिश हुक्स एक रेफरेंस के तौर पे दिया है। फिश हुक्स का मतलब है कि फ्रेंच लेटर्स को बनाना सीख रहे थे वो लोग, वो गांव के बूढ़े लोग जो पढ़ाई नहीं कर पाए थे। जब एजुकेशन मिल रही थी तो वो एजुकेशन नहीं ले पाए थे, या किसी भी वजह से अपने बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो वो आज पहली बार फ्रेंच अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं। फ्रेंच में जो ABCD होती है उसको लिखना सीख रहे हैं, और कुछ कुछ कर्व्ड भी होते हैं, लेटर्स घूमे हुए होते हैं, तो उसी कर्व्ड वाले पोर्शन को बोल रहे हैं फ़िश हुक्स। क्योंकि आपने मछली फंसाने का हुक देखा होगा, वो भी कुछ इस तरह से होता है, गोल होता है। और राइटर ने एक सरकाज़म के तौर पे लिखा है, एज़ इफ़ इट वाज फ्रेंच टू। तो लोगों को लोग इतनी अटेंशन दे रहे थे उस फ़िश हुक को भी ट्रेस करने में, जैसे फ़िश हुक खुद भी फ्रेंच हो। पर एक्चुअली फ़िश हुक एक फ्रेंच इन्वेंशन नहीं है, वो मे बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आई होगी, इंग्लैंड में आ सकती है, और या फिर USA की इन्वेंशन होगी, पर यहाँ फ्रेंच इन्वेंशन नहीं है।
तो इसलिए यही बोल रहे हैं कि फ़िश हुक्स वो ट्रेस कर रहे थे और उस ट्रेस करने के जो काम में लगे हुए थे बहुत ज़्यादा लीन थे, उसमें पूरी तरह से खोए हुए थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छतों पर पिजन्स कबूतर कू कर रहे थे। ये पिजन्स की साउंड के लिए वर्ड यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि डॉग के लिए बार्क यूज़ होता है, कैट्स के लिए म्याऊ यूज़ होता है, इसी तरह से पिजन्स के लिए कू यूज़ हुआ है। तो पिजन्स बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो जैसे गुटर गूँ करते हैं ना पिजन्स, एक उनके थ्रोट से आवाज़ निकलती है, उसी को कू बोल रहे हैं। तो बहुत धीरे धीरे हल्की आवाज़ में गुटर गूँ कर रहे थे वो पिजन्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये लोग इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए फ़ोर्स कर सकते हैं। कितनी शानदार बात है ये कि आप एक इंसान को तो बंदी बनाकर उस पर कब्ज़ा कर सकते हो, पर एक एनिमल को आप कौन सी भाषा फ़ोर्स करोगे बोलने के लिए, क्योंकि एनिमल तो कोई भाषा नहीं बोलता, ना वो इंग्लिश बोलता है ना वो फ्रेंच बोलता है, तो एक एनिमल की आइडेंटिटी कैसे छीनेंगे ये लोग। तो ये राइटर ने कितनी गहरी बात लिखी है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये हम लोगों को तो जर्मन फोर्स कर ही रहे हैं जर्मन भाषा बोलने के लिए, क्या इन पिजन्स को भी ये कर पाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर देखता, ऐसा होता है ना कि हम एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं, बहुत देर हो जाती है लिखते लिखते, फिर अचानक से देखते हैं कि क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है, कौन आया कौन गया। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कौन आकर चला गया हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम इतना अटेंटिव थे राइटिंग में, लिखने में इतना लीन थे कि हमें नहीं पता कि आसपास क्या हुआ। तो राइटर बोल रहे हैं, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपने लिखने से ऊपर देखता रुक कर, तो मैं क्या देखता कि एम हैमल मोशनलेस होकर बैठे हैं। एम हैमल बैठे तो हैं चेयर पे, लेकिन उनकी बॉडी मोशनलेस है, बिल्कुल ठंडी पड़ी है, यानी कि मर नहीं गए पर मोशन नहीं है उनकी बॉडी में, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, एक ही जगह पर डटे हुए बैठे हैं। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और गेज़ करने का मतलब होता है टू लुक इंटेंटली, यानी कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देखना, गौर से देखना, कहीं कहीं घूरने के सेंस में भी यूज़ होता है गेज़। तो वो गेज़ कर रहे थे कभी एक चीज़ को, देन एट अनदर, फिर किसी दूसरी चीज़ को देखने लग जा रहे थे। सिर्फ उनकी आंखें चल रही थी, उनकी बॉडी स्टिल थी, जो मोशन था वो सिर्फ आंखों में था। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. एम हैमल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में सारी चीज़ें फ़िक्स करना चाहते हैं कि अच्छा वो चीज़ वहाँ रखी है, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो खिड़की उस कलर की थी, सारी डिटेल्स अपने माइंड में बैठाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये क्लास आखिरी बार लग रही हो, तो इस क्लास की जो यादें हैं वो पूरी तरह से समेटना चाहते थे एम हैमल। फैंसी For 40 years he had been there in the same place. और ये कितने अचंभे की बात है, फैंसी यहाँ एक्सक्लेमेशन के तौर पे यूज़ हुआ है, जैसे कहते हैं ओ माई गॉड, तो इस तरह से, या अलास सैडनेस के लिए इसी तरह से फैंसी भी यूज़ हुआ है। तो बोल रहे हैं फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. 40 साल से ये एक ही जगह पर थे, यहीं पर पढ़ा रहे थे, इसी स्कूल में, रोज़ इसी क्लासरूम में आते थे, और इनको यहाँ सेम प्लेस पर पढ़ाते पढ़ाते 40 साल हो गए। 40 साल का मतलब है कि एक इंसान ने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ उस काम को दे दी, डेडिकेट कर दी। क्योंकि अक्सर एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी एज 75 ईयर्स होती है, मान के चलते हैं, 80 मान लेते हैं, तो 80 में से शुरू के 20 ईयर्स उसकी अपब्रिंगिंग में, पढ़ाई में निकलते हैं। उसके बाद वो 40 से 50 साल की सर्विस करता है, किसी भी सेक्टर में, जॉब, बिज़नेस या कुछ भी करता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो वो जो 40-50 साल की सर्विस होती है वही उस इंसान की वर्किंग लाइफ होती है। यानी अगर किसी बंदे ने 40 साल एक ही कंपनी में काम करा या एक ही जगह पर काम करा, तो विच मीन्स दे आर वेरी लॉयल, बहुत लॉयल है वो अपने काम को लेकर। तो कुछ इसी तरह से एम हैमल भी थे, वो इसी स्कूल में पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे, मीन्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी इसी काम में लगा दी थी, बच्चों को पढ़ाने में। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और एम हैमल का एक छोटा सा गार्डन था जो खिड़की से ही दिखता था नीचे, और उनकी क्लास थी जो उनके सामने थी।
दो ही चीज़ों से उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है एम हैमल को, उनकी क्लास और उनका गार्डन। उनकी पूरी ज़िंदगी का जो सम टोटल है वो यही दो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक दैट। बस इसी तरह है, यही दो चीज़ें हैं। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ ये हुआ है कि डेस्क और बेंचेस जो है वो घिस घिस कर स्मूथ हो गई हैं। जब कोई नई फर्नीचर आता है लकड़ी का तो उसके शार्प एजेस होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन जब वो कई साल के बाद यूज़ होती रहती है तो उसके जो एजेस होते हैं वो भी गोल होने लगते हैं, विच मीन्स इट हैज़ बीन वॉर्न मतलब यूज़ हो के पुराना हो गया है वो, और पुराना हो के स्मूथ हो गया है। ठीक है, अब डेस्क और बेंचेस लकड़ी की थी तो स्मूथ हो गई हैं, पर स्मूथ होने का ये मतलब नहीं है कि नई हो गई हैं, बट पुरानी हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टॉलर। और गार्डन में वॉलनट ट्रीज़ लगी हुई थी। वॉलनट कहते हैं अखरोट को, तो वॉलनट ट्रीज़ मतलब अखरोट के पेड़ लगे हुए थे गार्डन में। और चेंज क्या आया था उनमें, दे वर टॉलर, थोड़े से लंबे हो गए थे, क्योंकि 40 साल बीत गए तो 40 साल में पेड़ कुछ तो लंबा होगा, कुछ तो चेंज आएगा उसमें। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और एक हॉप वाइन थी, हॉप वाइन बेल को बोलते हैं, जिसका अपना कोई स्टेम नहीं होता, मोटी सी लकड़ी का तना नहीं होता, पर वो दूसरे पेड़ों के सहारे और दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ती है। बेल की खासियत होती है कि वो चढ़ती है, हॉप करती है। तो हॉप वाइन उन्होंने खुद प्लांट करी थी हिमसेल्फ, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, और खिड़की से चढ़ते चढ़ते स्कूल की छत तक चली गई है वो हॉप वाइन। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और कितना दिल दुखा होगा एम हैमल का इस सब को छोड़ने में, उनको ये रियलाइज़ करने में कि अगले दिन से ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मेरा इतनी प्यार से जो बनाया हुआ गार्डन है, 40 साल से मैं जिस क्लासरूम में सर्व करता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझसे छिन जाएंगी एक ही झटके में। पुअर मैन। तो उस एम हैमल के लिए नैरेटर थोड़ा सा पिटी फील कर रहे हैं, थोड़ी सी उनको दया आ रही है, तो कह रहे हैं बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और हम ये भी सुन सकते थे कि एम हैमल की सिस्टर ऊपर वाले रूम में कुछ मूवमेंट कर रही हैं, इधर से उधर टहल रही हैं या जा रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने अपने ट्रंक्स बांध रही हैं। ट्रंक एक बॉक्स को बोलते हैं, है ना, आपने देखा होगा लोहे के बॉक्सेस हुआ करते थे पहले, जब सूटकेसेस नहीं होते थे तो लोग अपना सामान ट्रंक्स में ले जाते थे, कैरी करते थे। तो ट्रंक अपना पैक कर रही हैं, मतलब अपने कपड़े वगैरह और अपनी बिलोंगिंग्स को उसमें रख रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। फॉर का मतलब यहाँ है बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब क्योंकि उनको कंट्री छोड़नी है अगले ही दिन, उनको एक दिन का अल्टीमेटम मिला होगा, एक दिन की मोहलत मिली होगी कि वो इस कंट्री को छोड़ दें। तो इसीलिए वो अपना सामान पैक कर रही हैं, उनकी सिस्टर एम हैमल का और अपना दोनों का सामान पैक कर रही हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हैमल के पास करेज थी, इतनी हिम्मत तो थी कि वो हर लेसन बिल्कुल आखिरी तक सुन सके, यानी कि उस लेसन में मौजूद रह सकें बिल्कुल एंड तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और जब राइटिंग हो गई तो उसके बाद हमने एक लेसन हिस्ट्री का लिया, हिस्ट्री पढ़ी हमने थोड़ी सी, इतिहास जाना। एंड देन द बेबीज़ चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और उसके बाद बेबीज़ ने अपना चैंटिंग करी। चैंटिंग मतलब बार बार बेबीज़ से कुछ वर्ड्स बुलवाते हैं, तो बच्चे बेसिक साउंड बोलना सीखते हैं, है ना, जैसे आ ए ई ओ ऊ, ऐसे ही बा बे बी बो बू। तो इस तरह से बेसिक साउंड निकालना बच्चे भी सीख रहे थे। तो इस पार्ट ये जो पूरा चल रहा था प्रोसेस, बच्चे भी इसका पार्ट थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और डाउन देयर मतलब रूम के पीछे जहाँ बैक बेंच पर हॉजर बैठे थे, ओल्ड हॉजर, बूढ़े हॉजर, उन्होंने अब अपने चश्मे को लगा लिया था, पहन लिया था। ही हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब वो प्राइमर पढ़ रहे थे, ठीक है, प्राइमर उनके दोनों हाथों में था। अब आप ये देखिए कि बेबीज़ तो चैंट कर रहे हैं बेसिक साउंड्स, लेकिन
ओल्ड हॉजर भी वही साउंड्स पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास भी प्राइमर है हाथ में। अब उन्होंने फ्रेंच नहीं सीखी थी अपने बचपन में, तो वो आज सीख रहे हैं इतनी एज होने के बाद भी। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में प्राइमर को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन्हीं बच्चों के साथ लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। जैसे ही बेबीज़ बोल रहे थे बा, वो ये भी बोल रहे थे बा, वो बोल रहे थे बे, ये भी बोल रहे थे बे, बी, बो, बू। ठीक है, इस तरह से रिपीट कर रहे थे उन बच्चों के साथ ही। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप भी देख सकते हैं कि हॉजर भी रो रहे थे। ये सब लर्न करते हुए उन्हें भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अब क्या होने वाला है। और ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, द लास्ट लेसन है ये। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ कांपने लगी। ट्रेम्बल का मतलब होता है टू शेक। ठीक है, थोड़ा सा डर भी है, थोड़े से इमोशंस भी हैं, एंगर भी है, तो उसकी वजह से उनकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी, आवाज़ लड़खड़ा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रो भी रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब वो इस अंदाज में रो रहे थे कि उनको रोता हुआ सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है, एक तरफ इमोशंस थे, सीरियस माहौल था, लेकिन वो इस अंदाज में रो रहे थे अजीब सी आवाज़ निकाल कर कि उनके रोने को सुनकर बाकी लोगों को हंसी आ रही थी। तो ये एक फ़नी सिचुएशन थी। इट वॉज़ फ़नी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हम रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे, दोनों एक ही टाइम पर करना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कितनी अच्छे से मुझे याद है वो लास्ट लेसन। वो लास्ट लेसन मुझे एग्जैक्ट विविड डिटेल में याद है, बिल्कुल क्लियर डिटेल्स में याद है, जो जो हुआ था एक एक चीज़ याद है, क्योंकि वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से चर्च की घड़ी 12 बजाती है। स्ट्रक 12 मतलब वो सुई 12 बज गई, 12 बजा दिया उसने। देन द एंजेलस, और उसके बाद एंजेलस की साउंड आने लगी। एंजेलस एक कैथोलिक डिवोशनल प्रेयर होती है, उसके अंदर इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट का जिक्र होता है। तो एंजेलस की आवाज़ आने लगी, उस प्रेयर की आवाज़ आने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उसी पल एट द सेम मोमेंट उन ट्रम्पेट्स की भी आवाज़ आने लगी, वो ढोल नगाड़ों की भी आवाज़ आने लगी जो प्रूशियन सोल्जर्स के थे। और प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? दे वर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, तो वो जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ थी, ट्रम्पेट्स की आवाज़ थी, वो हमारे विंडो के नीचे ही आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, अब पेल थे वो, उनके चेहरे पर पीलापन पड़ा हुआ था। पीलापन क्यों था? क्योंकि वो इमोशनलेस हो गए थे बेसिकली, और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गए थे। और जैसे कहते हैं ना कि चेहरे की रंगत उड़ जाना, तो चेहरे की रंगत कब उड़ती है? जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है। तो वो पेल हो गए थे, उनके चेहरे से खून उतर गया था पूरी तरह से इन हिज चेयर, और अपनी चेयर से उठे वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उनको इतना लंबा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अब ऐसा टॉल क्यों देखा? क्योंकि देखिए, यहाँ एक मेटाफोरिकल बात है कि जब आप किसी इंसान को उनके कैरेक्टर को लेकर देखते हो, एक तो इंसान की अपनी हाइट है जो है, लेकिन जब आप देखते हो कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है, इन्होंने कितनी सर्विस की है सोसाइटी की या हमारे देश की, तो उनका कद और बढ़ जाता है आपकी नज़रों में। तो यहाँ उस तरह का मेटाफोरिकल बात यूज़ हुई है कि मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा, क्योंकि आज उनकी जो इज़्ज़त थी मेरे लिए वो और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उसकी रियलाइजेशन आज हो रही है, उसका एहसास आज हो रहा है हम लोगों को। माई फ्रेंड्स, ही सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम। तो एम हैमल क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, और उसके आगे वो बोल ही रहे होते हैं कि आई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उनको चोक कर देती है। चोक करने का मतलब उनका गला बंद सा होने लगता है, घुटन सी लगती है उनको। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं पाए, जो वो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थे इमोशंस से, इमोशंस भर भर के आ रहे थे उनके अंदर, तो इसीलिए वो बोल नहीं पाए जो बात बोलना चाह रहे थे। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड।
और उसके बाद क्या हुआ, वो बोल तो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ ये बात। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, वहाँ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा उठाया, एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और वहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत जमा करके चॉक को चलाना चाह रहे थे ब्लैक बोर्ड पे। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में हो सकता था वो लिखा। क्या लिखा, वो नीचे है, वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, या सिंपल भाषा में बोले तो फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, फ्रांस अमर रहे, हमेशा ज़िंदा रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और अपना सर वॉल की तरफ लगा लिया, इस तरह से वॉल पर लगा लिया अपना सर। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना मुंह से एक भी वर्ड बोले उन्होंने जेस्चर किया। जेस्चर मतलब इशारा किया, हाथ से इशारा करके कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है। तो हाथ के जेस्चर से ही कुछ इस तरह कर दिया होगा कि चलो अब चले जाओ तुम लोग, क्लास डिसमिस हो गई है। और यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो ये था चैप्टर। अब देखो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स प्लीज़ खुद से करो, बिकॉज़ मैंने आपको जो बतानी थी मेन स्टोरी वो बता दी, ठीक है। आपको और वैसे भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, तो रटवाने वाला काम मैं नहीं करता हूं, रटवाने वाला काम आप खुद से करिए। अगर आपको रटना है एग्ज़ाम्स में रटिए, पर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अब आपने स्टोरी बहुत डीपली और अच्छे से समझ ली है, होपफुली अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा हो, तो खुद से ही आंसर्स को फ्रेम करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम पेपर में आप कितना भी रटा हुआ लिख कर आ जाएँ, कितने भी आपके अच्छे नंबर आ जाएँ, पर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लाइफ में कोई काम नहीं आने वाली वो रटी रटाई नॉलेज। तो इसीलिए खुद से ही आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे ना हो पाएँ, कुछ गलतियाँ हों, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगी। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जितनी ज़्यादा लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको फ़ायदा ही पहुँचाएंगी, ठीक है। अच्छी बुक्स उठाइए, क्लासिकल बुक्स पढ़िए, आपके कोर्स में जो बुक्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो पढ़िए ही पढ़िए, फ्रॉम लीफ टू लीफ, मतलब पहले पेज से आखिरी पेज तक उसको पढ़ डालना है, ठीक है। तो ये आपका पहला लेसन ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट स्टोरी लेकर। तो नेक्स्ट स्टोरी आपकी होगी इसमें लॉस्ट स्प्रिंग, जो लिखी है अनीस जंग ने, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कोशिश करिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आप अच्छे से मीनिंग्स को, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।